देखिए आज के शो का जो टॉपिक है वो रेजिलियंस है, यानी लचकदार होना, यानी मजबूत और लचकदार शख्सियत कैसे बनते हैं। आपकी लाइफ आपको चैलेंजेस देती है, आपकी लाइफ आपको परेशानियां भी देती है, आप उससे आगे क्या करते हैं ये मैटर करता है। नॉन रेजिलियंट लोग हमेशा नेगेटिविटी को अप्रेस करेंगे, लाइफ में कंप्लेन्स करने वाले होते हैं, ब्लेम करने वाले होते हैं, इसी तरह रियलिस्टिक नहीं होते। रेजिलियंट लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं और नॉन रेजिलियंट इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते। रेजिलियंट लोग जो होते हैं वो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में बहुत शानदार वे में ले, ये फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते, ये बहुत ज़्यादा शुड्स और मस्ट को भी अपनी लाइफ में नहीं रखते, और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्स इनहिबिशन भी रेजिलियंट फैक्टर को आप रिस्पॉन्स इनहिबिशन यही है ना, इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, इमोशनल मैनेजमेंट इसमें आ जाती है। मेटाकॉग्निशन आपको अगेन ईगल बनाती है, बर्ड्स आई व्यू देती है, आपको एवेल्युएशन सिखाती है। इमोशनल कंट्रोल का एग्जेक्टिव स्किल आपको रेजिलियंट बनाता है। जितना अच्छे तरीके से आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, तो आप रेजिलियंट बनते जाएंगे। इसके साथ साथ अपने नज़रियात पर ज़रूर फोकस किया करें, अपने बिलीव्स पर ज़रूर फोकस किया करें। क्या ऐसे बिलीव्स आप रखते हैं जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाते हैं, या ऐसे बिलीव्स आप रखते हैं जो लाइफ को मुश्किल बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। आज गर्मा गर्म मौसम में सबको गुड इवनिंग। तमाम देखने वालों को विलिंग वेज के पेज पे हमारे शो पे वेलकम कहते हैं। मैं हूं सब्तैन मुस्तफ़ा, इस शो का होस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और इस शो में हम बात करते हैं एग्जेक्टिव स्किल्स की। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें लाइफ स्किल्स कहा जाता है, जिनकी हार्ड वायरिंग हमारे ब्रेन में है। कुल 12 स्किल्स हैं, इन रेफरेंसेस में हम बात करते हैं ये 12 स्किल्स हमें कैसे ज़िंदगी में बेहतर बना सकते हैं, आगे बढ़ने में मदद करते हैं और सक्सेसफुल बनाते हैं। मेरे साथ इस शो पे मौजूद होती हैं मिस शुमाइला बतूल, असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज और एग्जेक्टिव स्किल के एक्सपर्ट। खुश आमदीद में आपको भी शो पे वेलकम। देखिए आज के शो का जो टॉपिक है वो रेजिलियंस है, कि हम कैसे रेजिलियंट बन सकते हैं। अब रेजिलियंट की जब हम उर्दू फाइंड आउट करते हैं ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, यानी लचकदार होना, यानी मजबूत और लचकदार शख्सियत कैसे बनते हैं। मतलब अगर हम बाय द डेफिनेशन जाएं तो रेजिलियंट का मतलब होता है, ये रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि आप बाउंस बैक कर सकें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, यानी फौरी रिकवरी कर लेना किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट से। इसका मतलब ये नहीं है कि अवॉइड करके, उसको फेस करके, उसको एक्सपीरियंस करके, मसले का हल निकाल कर सो फौरन से अपनी रिकवरी कर लेना फ्रॉम एनी इलनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ट्रॉमेटिक इवेंट्स। सो बाउंस बैक करने की एबिलिटी को रेजिलियंस कहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं। आज का शो हम जो डिज़ाइन किए हुए हैं वो ये है कि कैसे एग्जेक्टिव स्किल्स आपको रेजिलियंट बनाती हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जेक्टिव स्किल्स यू कैन मेक योरसेल्फ रेजिलियंट। ये है बेसिक, यानी कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो हम सीख सकते हैं, जिसे हम ग्रूम कर सकते हैं। अगर कोई रेजिलियंट नहीं है, कोई मुश्किल हालात में बाउंस बैक नहीं कर सकता, तो ये सीखी जा सकती है। एग्जैक्ट सा एटीट्यूड जिसमें आप जितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों ना हो, जितने भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स लाइफ में क्यों ना हो जाए, बैड इवेंट्स आपके साथ हो क्यों ना हो गए हों, आपके अंदर ऐसी एबिलिटी आप पैदा कर सकते हैं कि आप उन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाउंस बैक कर सकें, यानी वापस अपनी लाइफ में साबित कदम से आ सकें। हम देखते हैं कुछ लोग मतलब लाइफ में उन्होंने कोई कोच नहीं रखा होता, कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती, फिर भी वो ऐसे मैनेज कर ही रहे होते हैं लाइफ को, अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं वो रेजिलियंट है? बिल्कुल बिल्कुल रेजिलियंट है। आपको बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, और ये जितनी भी स्टडीज़ और रिसर्चेस की जाती हैं तो इन लोगों को स्टडी करके की जाती है ना, कि वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एक बंदा इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के बावजूद भी साबित कदम होता है, अपनी लाइफ के हर चैलेंज को फेस कर रहा होता है और बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। सो हम सब ये सीख सकते हैं। गुड न्यूज़ इज़ दैट कि हम सब ये सीख सकते हैं, और इसमें जीन्स का रोल भी होता है, लेकिन इसमें जैसे हम कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं कि इसको अगर हम फैसला करते हैं बेहतर करने का तो ही होता है बेहतर। बहुत कम रोल है उसमें जीन्स का, और आप नेचुरल प्रीडिस्पोज्ड होते हैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स से। लेकिन रेजिलियंट जो है, ये मुझे ऐसा सप्तान साहब लगता है कि आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे कि ये इस वक्त आज की आप समझ लें कि एज का डिमांड है। यानी अगर हमारे अंदर
ریزیلینس نہیں ہے, اگر ہمارے اندر ایسی ایبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم باؤنس بیک کر سکیں, تو پھر لائف بہت مشکل ہو جاتی ہے. بہت مشکل سے آپ پھر سروائیو کرتے ہیں, پھر سروائیو ہی کرتے ہیں, پھر تھرائیو نہیں کرتے. لائف میں ہم تھرائیو نہیں کرتے, ہم کچھ رینگ کے آگے رینگ کر چل رہے ہوتے ہیں, زندگی بہت مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی لائف آپ کو چیلنجز دیتی ہے, آپ کی لائف آپ کو پریشانیاں بھی دیتی ہے, آپ اس سے آگے کیا کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. یعنی آپ سمجھ لیں لائف کا کام ہے ہمیں اسٹریسفل سچویشنز میں ڈالنا, چیلنجز کو دینا. اٹس اپ ٹو اس کہ ہم ان چیلنجز کو لے کر رونا شروع کر دیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مصیبتیں تو ہونی ہے. وہ تو آپ کو کیا لگتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بھی تو ہوتا ہے نا, وہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لائف میں مسئلے نہیں ہونے چاہیے, لائف میں سکون ہونا چاہیے. آپ بتائیں یہ ریئلسٹک اپروچ ہے؟ جہاں پر انسان ہے نا سب مسئلہ وہیں پر ہوگا. پاسبل نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں. آپ بتائیں کہ یہ پاسبل ہے کیا؟ یہ ریئلسٹک اپروچ ہے کہ ہماری لائف میں ٹینشن ہو ہی نہ؟ بیکاز یہ ٹینشن جو ہوتی ہے نا, یہ کوئی ہمارے برین کا ڈیزائن ایسا بنا ہوا ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ ہم ڈیزائن ایسا ہوئے ہوئے ہیں کہ ہماری باڈی کچھ بھی گھبراہٹ محسوس جب کرتا ہے نا ہمارا برین, کوئی الرٹ, آپ سمجھ لیں ایک الرٹ ہوتا ہے برین کو, اور وہ فوراً سے ڈیزائن ہے پریشان کرنے کے لیے. اینڈ پھر اٹس اپ ٹو اس کہ ہم اس کا آگے کیا کرتے ہیں. کیا میرے پاس چوائس ہے نا کہ میں کمپلینر بن جاؤں, میں کمپلینس کرتی رہوں اور میں کہوں کہ لائف میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے, اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ایک چوائس میرے پاس ہے. سوری, کل آپ وہ ڈک اور ایگل والی کچھ ایگزامپل شیئر کریں. جی میں چاہ رہا ہوں آپ وہ ویورز کے ساتھ شیئر. مطلب وہ میں نے ایک آڈیو پروگرام میں سنا تھا کہ وہ جو وین ڈائر بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ دیر آر 2 kinds of people, 2 طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک جو ڈک لائک ہوتے ہیں اور ایک ایگل لائک. جو ڈک لائک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں, کویک کویک کرتے ہیں کہ یہ میرے پیرنٹس کا فالٹ ہے, یہ میرے ٹیچرز کا فالٹ ہے, دنیا ہی ٹھیک نہیں ہے, پاکستان ہی ٹھیک نہیں ہے, حکومت ہی ٹھیک نہیں ہے, فلاں ٹھیک نہیں ہے, ہمیشہ کمپلین کریں گے. ایک ایگل لائک ہوتے ہیں جو رسپانسبلٹی لیتے ہیں. مطلب انہوں نے ایک ورڈ بولا کہ دے ہیو دا ایبلٹی ٹو سو ابو دا, جس کو کہتے ہیں نا کہ اوپر سے برڈز آئی ویو والی سینس. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اٹس مائی رسپانسبلٹی کہ مجھے کیسے اپنا جو ہے وہ کیسے پرے کرنا ہے, کیسے ڈھونڈنا ہے شکار, مجھے بندوبست کیا کرنا ہے. آپ ریئلسٹک ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر انسان ہے, جہاں پر چیلنجز ہوں گے ہی ہوں گے, مجھے کیا کرنا ہے یہ میٹر کرتا ہے. اور اگر ہم ایسا پرسپیکٹو اپنی زندگی میں بنا لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ میٹر کرتا ہے, تو مجھے بتائیں یہ کتنی ہیلپ فل چیز ہو جائے گی. بہت زیادہ. انفیکٹ جو لوگ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں کہ لائف میں پرابلمس نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک قدرتی نظام ہے جس کو وہ ڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری لائف ہمیں مشکلیں دیتی ہے تاکہ ہم لائف میں مضبوط ہو سکیں. لیکن اگر ہم ایسی ہی دنیا بنا لیں کہ جہاں پر کوئی اسٹریس نہ ہو, پاسبل نہیں ہے, ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کی لائف میں اسٹریس نہ ہو. اور یہ اسٹریس کا جو میکانزم ہے نا, جیسے میں نے کہا وی آر ڈیزائن, یہ ہمارے اندر ہے ہی ہے. مطلب آپ سمجھ لیں کہ آپ کوئی ایسے ڈیزائرڈ ورلڈ میں بھی چلے جائیں نا, اف یو ہیو دا اکوپمنٹس نا, ہمارا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ ہم ویسے وہاں پر جا کر بھی شکوہ گلا کر سکتے ہیں اور پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں. سو آج اگر ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ جی مجھے ایسا پرسپیکٹو اپنا بنانا ہے کہ لائف میں بجائے کویک کویک کرنے کے مجھے رسپانسبلٹی لینی ہے اور خود اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور باؤنس بیک کرنا سیکھنا ہے. اگر میری لائف میں کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو مجھے اس پہ مارننگ رننگ نہیں کرنی ہے, مجھے اس پہ آگے بڑھنا ہے, مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے نبھانا ہے. تو یہ ریزیلینس. نان ریزیلینٹ لوگ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو اپریز کریں گے, ہمیشہ وہ بلیمنگ والی سائڈ پر جائیں گے, بالکل بھی پازیٹیو تھنکنگ ان کی لائف میں نہیں ہوتی ہے. پور کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی لائف میں, یا تو کمیونیکیشن ہوتی نہیں ہے. کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ بات نہ کرنے کو چوز کرتے ہیں ایز اے کمیونیکیشن. اگر ان کو کوئی ایسی سچویشن کا سامنا ہے جہاں پر ان کو بات چیت کرنی ہے, تو مشکل بات چیت کرنی ہے, تو وہ یا تو چوز کریں گے نہیں کرنا بات, یا وہ بہت ہی زیادہ غصے سے بات کرنے والے ہیں, یعنی رائٹس کا خیال نہ رکھنے والے. سو پور کمیونیکیشن ہوتی ہے نان ریزیلینٹ لوگوں کا. پازیٹیو نہیں ہوتے, بہت پیسمسٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کو اپریز کرنے والے ہوتے ہیں, لائف میں کمپلینس کرنے والے ہوتے ہیں, بلیم کرنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح ریئلسٹک نہیں ہوتے, جو ابھی آپ نے شروع میں بات کی نا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ لائف ہی پرابلم فری ہونی چاہیے, اسٹریس ہو ہی نا. یہ ریئلسٹک اپروچ تو ہے ہی نہیں ہے نا. آپ
चाहे बच्चा ही क्यों नहीं है, कुछ माँ का ही, उसका भी स्ट्रेस होता ही है, उसका माइंड भी स्ट्रेस को आइडेंटिफाई समहाउ करता ही है किसी ना किसी तरीके से। सो वो अनरियलिस्टिक से उनके प्लान्स होते हैं, उनके जज्बाती मामलात भी बड़े बहुत पुअर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं। रेजिलिएंट लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं और नॉन रेजिलिएंट इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते, वो बहुत वीक होते हैं। यहाँ तो वो अवॉइडेंस को अपनी लाइफ का हर जगह पर जहाँ पर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो वो अवॉइडेंस को ही ज़्यादा लेकर चलते हैं। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि नॉन रेजिलिएंट लोगों में पाई जाती है कि वो अवॉइडर होते हैं, वो पुअर कम्युनिकेशन होती है, नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं और रियलिस्टिक नहीं होते हैं, बहुत फैंटेसी की ज़िंदगी अपने लिए बना रहे होते हैं और बहुत उनकी अप्रोचेस बहुत ऐसी होती हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती। हमारे नज़दीक रेजिलिएंट लोग वो हैं जो कि दे आर वेरी स्पेशल, जो रेजिलिएंट लोग होते हैं। कि रेजिलियंस जो है इट्स एन ऑर्डिनरी थिंग, इट्स नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब एक साइड वो ये बता रहे हैं कि ये हम सब में कहीं ना कहीं पर होती है, ठीक है। और इससे अगर हम ग्रीफ के साइकिल से आप रिलेट करें तो अल्टीमेटली जब भी हम कोई ग्रीफ को एक्सपीरियंस करते हैं तो एक्सेप्टेंस तक जाते हैं। बिल्कुल। हम बहुत लव्ड वन को खोते हैं अगर अपनी ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं पर हमारी लाइफ स्टेबल हो ही जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, इट्स एन ऑर्डिनरी थिंग जो रेजिलिएंट है। तो ये मुझे बड़े सरप्राइजिंग लगा था और फिर मैंने जब इस पर गौर किया तो हम सब कहीं ना कहीं पर सरवाइव तो कर ही रहे होते, कोई अनोखी बात नहीं। और पॉइंट इज दैट कि ये थ्राइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक आप समझ लें कि कुछ लेवल पर तो शायद हम सब ऐसी कैपेसिटी रखते हैं कि हम सब आगे बढ़ जाते हैं, बट बात वही आ जाती है कि वो आगे बढ़ना क्या सड़क उड़ के है, रोड होकर है, और ये चॉइस मेरी भी है कि मैं उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाऊँ। तो रेजिलिएंट लोग जो होते हैं वो ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में बहुत शानदार वे में लेके, जिन चीज़ों पर उनका कंट्रोल नहीं होता तो वो रोते ही नहीं रहते हैं इस पर, वहाँ पर उनकी फिक्सेशन नहीं हो जाती, वो आगे बढ़ जाते हैं ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके। जीन्स को कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जीन्स को हम काउंट ना करें। डेफिनेटली जीन्स रोल प्ले करते हैं, आपका प्री डिस्पोजिशन रोल प्ले करता है, बट एट द सेम टाइम सर्टन चीज़ें होती हैं जो कि आप रेजिलिएंट लोगों में देखते हैं। यानी उसमें आप अगर हम ये कहें ना कि रेजिलियंस में इंक्लूड क्या होती हैं चीज़ें, कौन से कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, तो ये लोग जो हमने नॉन रेजिलिएंट्स की बात की थी उसको ऑपोजिट ही आप समझ लें कि ये है। ये लोग, इनके पर्सपेक्टिव बहुत बड़े शानदार होते हैं, बहुत शानदार पर्सपेक्टिव और नज़रियात के ये मालिक होते हैं। ये लाइफ में अवॉइडर नहीं होते, ये फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते, ये बहुत ज़्यादा शुड्स और मस्ट को भी अपनी लाइफ में नहीं रखते, बहुत परफेक्ट नहीं होते, वो परफेक्शनिज्म इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब साइकोलॉजी की रूह से परफेक्शनिज्म एक प्रॉब्लम है। तो एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हम लग जाते हैं, वो हम हासिल नहीं कर सकते, परफेक्शनिज्म इज नॉट अचीवेबल। हाँ, और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इधर वो थॉट्स हों और वो प्लान्स हों और वो लाइफ हो, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी लाइफ में बहुत नज़र आती है। बहुत कम्युनिकेशन उनका अच्छा होगा, बहुत शानदार कम्युनिकेशन होती है, हर बात को अच्छे तरीके से करने का उनको तरीकाकार आता है, इफ़ेक्टिव इनफैक्ट कम्युनिकेशन उनकी होती है, चाहे वो मुश्किल बातचीत हो चाहे वो आम बातचीत हो, दे हैव द स्किल्स ना, जो इनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा। फिर वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो लाइफ से कभी भी इस तरह की उम्मीदें नहीं वाबस्ता करते हैं कि लाइफ में तकलीफ़ें ही हैं और मेरी लाइफ तो बहुत मुश्किल है, इससे बेहतर है तो लाइफ होनी नहीं चाहिए। यानी वो जो नेगेटिविटी को अप्रेस करने की कहीं ना कहीं पर आपको नज़र आती है लोगों में, यानी हम फोकस करते हैं उन चीज़ों पर जो कि नेगेटिव हमारी लाइफ में हो रही है। लेकिन रेजिलिएंट लोग हमेशा पॉजिटिव पर, रेजिलिएंट लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, अगर उनका कोई बैड एक्सपीरियंस भी होता है लाइफ में उसमें भी वो पॉजिटिविटी, दे हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि अच्छा ये पास्ट जो मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो इसमें मैं क्या चीज़ जो है वो अपने लिए पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर सकते, पास्ट के साथ इस तक रहना चाहिए। और जो रेजिलिएंट लोगों की हम बात कर रहे थे कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमने बात की कि उनका कम्युनिकेशन शानदार होता है, वो पॉजिटिव थिंकर होते हैं, वो बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले लोग होते हैं, इसके साथ साथ वो एक्सपीरियंसेस से सीखने वाले लोग होते हैं। यानी पास्ट का काम हमारी लाइफ में ओरिजिनली ये है कि हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखें, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली हम पास्ट में फंसे हुए हैं,
ہم تو چپک کے بیٹھ جاتے ہیں, ایسا کیوں ہو گیا, ویسا کیوں ہوا, کاش ایسا نہ ہوتا, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا, فلاں ٹائم پر ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, کیوں ہوا. یہ والے سوال جو ہے وہ ہمیں آج اتنا زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاسٹ میں ہی لیو کرتے ہیں. پاسٹ ایکسپیرینسز کو, جو بھی اسٹریسفل ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں, جو بھی ان کی کوئی لوز انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے میں آج کو کیسے بہتر کر لوں, کہ اچھا فلاں ٹائم پر میں نے تیاری نہیں کی تھی اور میں فیل ہو گیا تھا, تو اب مجھے تیاری بہتر کرنی ہے. پازیٹیو ہوتے ہیں نا وہ لوگ. اگر میں نے کمیونیکیشن ذرا میری پور تھی ایٹ دیٹ ٹائم, تو آج میں کیسے بہتر کروں اپنی کمیونیکیشن کو. تو وہ پاسٹ ایکسپیرینسز صرف ان کی لائف میں سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں. دے ہیو دیٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ کہ وہ پاسٹ ایکسپیرینسز سے مطلب ایوری ایونٹ ہیز سم لرننگ فار یو والا ایلیمنٹ ان کے اندر ہوتا ہے, کہ ہر کوئی ایونٹ آپ کی زندگی میں کچھ سکھا کر ہی آپ کو جاتا ہے. تو دے ہیو دیٹ کائنڈ آف پرسیپشن اینڈ بلیف, یعنی ان کا نظریہ اور سوچ یہ ہوتی ہے پاسٹ کے بارے میں کہ ہر ایونٹ کچھ نہ کچھ لرننگ مجھے ضرور دے کر جائے گا. اگر کوئی لائف میں برا تجربہ ہو گیا ہے, کوئی ٹراما ہو گیا ہے, تو اس نے ہمیں سبق کیا دیا ہے, اس سے ہم وہ سیکھیں, اور ہم پھر یعنی کہ پاسٹ رہنے کی جگہ نہیں ہے, وہ سیکھنے کی جگہ. سرپرائزنگلی ٹیکنیکلی ہوتا کیا ہے, ہمارے برین میں ہماری یادداشت کا جو ہارڈ ویئر ہے اور ہمارے ایموشنز کا, یہ دونوں اکٹھے ہیں. ہاں, یہ کافی لنکڈ ہیں, جڑے ہوئے ہیں. اور جو جیسی ہم سوچ, جیسی ہم یاد کرتے ہیں کوئی ایکسپیرینس, بالکل ویسے جذبات ہونا شروع ہوتے ہیں. آپ ایک پلیزنٹ میموری کو ریکال کرتے ہیں تو پلیزنٹ فیلنگز آتی ہیں آپ کے اندر. آپ ایک بیڈ میموری کو ریکال کرتے ہیں تو بیڈ. آپ دیکھیں اگر کوئی, میں کہوں آپ کوئی اپنا غصے والا ایونٹ شیئر کریں تو ابھی آپ کا باڈی اسی طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گا. سو پاسٹ ایکسپیرینسز سے ایک ہی توقع رکھیں, ایک ہی لرننگ رکھیں, ایک ہی پرسپیکٹو رکھیں کہ پاسٹ ایکسپیرینسز ایدر پازیٹیو اور نیگیٹو ہمیں کچھ سکھاتے ہیں. تو ہمیں اس طرح کا کوئی ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ رکھنا چاہیے. جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بہت اچھا اپنا ایموشن مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ایموشنل مینجمنٹ بہت شاندار ہوتی ہے. ایموشنل مینجمنٹ سے مراد ہے یہ کبھی بھی اپنے ایموشنس کو اوائڈ نہیں کرتے ہیں, یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اسٹرانگلی مینیج. بہت سارے لوگ سپریشن کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی فیلنگس کو انٹرنلائز کر رہے ہیں, نہیں شیئر کر رہے, ماسک کر رہے ہیں, تو آپ کے نزدیک یہ ایموشنل مینجمنٹ ہے. ایموشنل مینجمنٹ جیسے میں نے کہا ایکسیپٹنس سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کوئی بھی نیگیٹو فیلنگس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اینڈ دین مینیج کرتے ہیں. اور وہ جو مینجمنٹ ہے اس میں یہ بہت جو شاندار مینجمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ اپنا نہ نقصان کریں اور نہ ہی اگلے کا نقصان کریں. سو یہ ایموشنل مینجمنٹ ہوتی ہے جس کو سیلف مینجمنٹ بھی کہتے ہیں, جس کو جو کانفیڈنس آپ کو دیتا ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کیا چیزیں کر سکتا ہوں اور کیا چیزیں نہیں کر سکتا ہوں. رسپانس انہیبیشن بھی ریزیلینٹ فیکٹر کو, آپ رسپانس انہیبیشن یہی ہے نا, امپلسز کو کنٹرول کرنا, امپلسز کو کنٹرول کرنا, ایموشنل مینجمنٹ اس میں آ جاتی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو جڑے ہوئے, ہم اس کی ذرا زیادہ بات کرتے ہیں, کوئی 5-6 اسکلز ایسی ہیں کہ جن کو اگر ہم بہت اچھے طریقے سے پالش کرتے ہیں تو ہم ریزیلینٹ بن جاتے ہیں. جس میں پہلے نمبر پر فلیکسیبلٹی آتی ہے, بیکاز ریزیلینٹ لوگ فلیکسیبل ہوتے ہیں, دے آر ویری فلیکسیبل. وہ فلیکسیبلٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, ہر سانچے میں ڈھل جاتے ہیں, وہ ہر سانچے میں ڈھل جاتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے اور ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز وہ پلان نہیں فالو ہو پاتا, تو دے ہیو دا کیپیسٹی کہ وہ کوئی اور پلان بنا لیں. یعنی وہ اڈیپٹیبلٹی اور ری ایڈجسٹ کرنا ود دا سچویشن اور لچکدار ہونا. اب فلیکسیبلٹی جو ہے, اب ابھی ینگ جنریشن میں یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے. ان کو فیئر آف ابینڈنمنٹ بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دے آر obsessed with relations. وہ کوئی بھی, چاہے وہ فرینڈز ہیں, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, وہ آپ کو obsession سا نظر آتا ہے. بریک اپ زیادہ ہو رہے ہیں آج کل. وہ اسی وجہ سے کہ وہ مطلب فلیکسیبل نہیں ہے, وہ الاؤ نہیں کر رہے ہوتے نا اپنے آپ کو. ایک فلیکسیبلٹی بہت بڑی ایک ٹرم ہے, مطلب اس میں بہت ساری چیزیں انوالو. صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایبلٹی ٹو چینج کو اڈیپٹ کرنے کی کا مطلب فلیکسیبل. ریلیشن شپ کے ساتھ آپ کتنے فلیکسیبل ہیں, آپ کا تھاٹ, آپ کا ریلیشن شپ, بلیف, سب چیزیں فلیکسیبلٹی مانگتی ہے. اور اگر ہم ان فلیکسیبل ہو جاتے ہیں تو ہم تکلیف اپنے لیے بنا لیتے ہیں. مطلب اگر میں نے یہ ایکسپیکٹیشن رکھی ہے کہ کوئی, ہم بہت دفعہ یہاں پر پیشنٹس ایسے دیکھتے ہیں, کلائنٹس ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو صرف
इनफ्लेक्सिबल होने की वजह से अपनी ज़िंदगी को बहुत तकलीफ खराब कर रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. दे हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर सिग्निफिकेंट पर्सन्स, और वहाँ पर अगर वो एक्सपेक्टेशंस अगला बंदा अगर नहीं मीट कर रहा होता तो वो उस थॉट को चेंज नहीं करेंगे. वो कोई बड़े से बड़े फैसले ज़रूर ले लेते हैं लेकिन उस थॉट को चेंज नहीं करेंगे कि हाँ अगले बंदा, मैं ये भी सोच सकती हूँ कि उसके पास नहीं है ये कैपेसिटी कि वो अपने आप को जो मेरी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली ला सकें. इसी तरह मोरल वैल्यूज़ में हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते. हमने अपनी मोरल वैल्यूज़ बहुत रिजिड सेट की हुई होती हैं. लेकिन जब हम किसी हम लोग क्लाइंट, मैं अपनी बात करूं तो हम लोग इतने क्लाइंट से मिलते हैं, वो क्लाइंट्स के डिफरेंट मोरल वैल्यूज़ होते हैं. मेरे लिए मोरल वैल्यू है ड्रग करना बड़ी बुरी चीज़ है. सामने वाला ड्रग करके ही बैठा हो तो मैं क्या उसे जज करूंगा? मुझे फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. कोई अपने वाइफ पे हाथ उठा रहा है या कोई अपने बच्चों की केयर टेक नहीं कर रहा सही से, किसी ने किसी को मार दिया है, मर्डर कर दिया है, अब ये सारी इमोरल चीज़ें हैं, तो मुझे फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब वी हैव ओपिनियन तो हम रख सकते हैं लेकिन इसमें रिजिडिटी नहीं आ सकती है कि आप इसको जो है ना ऐसे ही करें जैसा मैं चाह रहा हूँ. सो फ्लेक्सिबिलिटी जो कि एक एग्जेक्टिव स्किल है, द एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंज. आप अपने नज़रियात में, अपने बिलीव्स में, अपनी थॉट्स में, अपने रिलेशनशिप में फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप रेजिलिएंट बन जाते हैं. मेरे फादर कहा करते हैं जो लकड़ी झुकती नहीं है वो टूट जाती है. सो फ्लेक्सिबिलिटी रेजिलिएंट बनाती है आपको. अगर आप पास्ट एक्सपीरियंस में फंस गए और आप नहीं निकल रहे तो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी है आपकी लाइफ की. फ्लेक्सिबिलिटी की एग्जेक्टिव स्किल आपको रेजिलिएंट बनाती है. फिर मेटाकॉग्निशन के बगैर तो हमारा कोई प्रोग्राम आगे बढ़ नहीं सकता. ये इतनी एक शानदार स्किल है. मेटाकॉग्निशन आपको अगेन ईगल बनाती है, बर्ड्स आई व्यू देती है, आपको एवेल्युएशन सिखाती है कि अच्छा अगर मैं पास्ट एक्सपीरियंसेस को ही सोचे जा रहा हूँ, ट्रॉमेटिक इवेंट्स में ही मैं फिक्स हो गया हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए. आप एनालिसिस करते हैं ना, मेटाकॉग्निशन द एबिलिटी टू एवेल्युएशन करना जो है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ असेसमेंट जो है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग्स को बेहतर बनाना, ऑल्टरनेटिव्स पे सोचना कि मैं और किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ, थ्राइव करने की स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करना. सो हमारी लाइफ में अगर हम चाहते हैं कि रेजिलिएंट बने तो हमें मेटाकॉग्निशन की स्किल को पॉलिश करना होगा. देखिए जितनी भी एग्जेक्टिव स्किल्स हैं इनके बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि हम सब ये रख रहे हैं, ऑलरेडी हैं हमारे पास. वी हैव ऑल दीज एग्जेक्टिव स्किल्स. ज़रूरत सिर्फ पॉलिश करने की है हमें, कि उसको हमें पॉलिश करने की ज़रूरत है. अगर हम मेटाकॉग्निशन को पॉलिश कर लेते हैं और अनबाइस्ड एनालिसिस अपने करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें आज में लर्निंग ही देंगे. हम हमेशा बेहतरी की तरफ जाएंगे. मुझे कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, मैं कहाँ वीक, मेरा एरिया कौन सा है, गुस्सा ज़्यादा कर जाता हूँ या जज्बात कौन से हैं, उदासी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, या खुशी में मैं ऐसे वादे कर लेता हूँ जो नहीं करने चाहिए. ये सब सेल्फ असेसमेंट में हम लाइफ गुजार रहे होते हैं. और अगर हमें सेल्फ असेसमेंट बेहतर आ जाए, अब ये जो मैं बार बार अनबाइस्ड एनालिसिस की बात करती हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरिट पे अपने आप को डील करें. कोई ग्रेस मार्क्स अपने आप को ना दें, अपनी साइडें नहीं लेनी अपनी साइडें नहीं लेनी है, और बहुत ज़्यादा दूसरों की भी नहीं लेनी है. एक एक्सट्रीम ये भी है कि अच्छा मैं ही गलत हूँ, मैं ही बुरा हूँ, ये भी नहीं है. सो बैलेंस सा, कोई रियलिस्टिक सा, अगेन रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो आपको मेटाकॉग्निशन में भी हेल्प करेगी. क्विकली नंबर 3 पे जो आपको हेल्प करती है वो इमोशनल कंट्रोल का एग्जेक्टिव स्किल है. कि इमोशनल कंट्रोल आपको ये सिखाती है कि कैसे आपने अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट्स के बावजूद अपने इमोशंस को मैनेज करना है. यानी कि जज्बात पे काबू भी पाना है और ज़िंदगी में जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छे से करने हैं. और अगर हम रेजिलियंस की बात करते हैं तो ये वो लोग हैं जो कि इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी अवॉइड नहीं करते. अगर उनकी ज़िंदगी में कोई शेमफुल एक्शन उनसे हो जाता है तो वो अंडर द कार्पेट करने की बजाय उसको फोरफ्रंट पे आकर एक्सेप्ट करती हैं और अपने ह्यूमन बीइंग होने का साइन देते हैं. इसी तरह से और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस जो स्ट्रॉन्ग हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं और मैनेज करते हैं. जैसे मिस इमोशंस मेहमानों की तरह होते हैं, इन्हें आने देना चाहिए और फिर जाने भी देना चाहिए. इन्हें बिठा नहीं लेना चाहिए कि नहीं इतने रह लो. वो फिर आपके घर का एक फर्द बन जाते हैं. तो वो वैसा नहीं. और मैंने इमोशंस के बारे में ये भी पढ़ा था कि दे आर लाइक वेव. ये वेव्स की तरह होते हैं. ये आते हैं और एक पीक पे जाना होता है इन्होंने, और जाना इन्होंने वापस ही होता है, और जाने देना चाहिए हमें. और हम इंसान फिर उसको एंटरटेन करके अपनी जिंदगी का हम पकड़ के रख लेते हैं. सो इमोशंस को
मैनेज करना, इमोशनल कंट्रोल का एग्जेक्टिव स्किल आपको रिजिलियंट बनाता है. जितना अच्छे तरीके से आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, उन इमोशंस को अपनी डेली रूटीन में हावी नहीं होने देंगे, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, तो आप रिजिलियंट बनते जाएंगे. फिर स्ट्रेस टॉलरेंस सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस टॉलरेंस का जो एग्जेक्टिव स्किल है वो आपको थ्राइव करना सिखाता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में. सो रिजिलियंट लोग भी थ्राइव ही करते हैं ना, सर्वाइव नहीं करते, वो थ्राइव करते हैं. बिल्कुल. कि वो बाउंस बैक करते हैं. एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस लाइफ का हुआ तो वो उससे बाहर निकल आते हैं ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस के साथ, सड़े कुड़े बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं. सेंसेशनल सीकर होते हैं ये लोग. सो स्ट्रेस टॉलरेंस का जो एग्जेक्टिव स्किल है वो आपके अंदर रेजिलिएंट फैक्टर को इंक्रीज करता है. अगर आप अपने स्ट्रेस टॉलरेंस के एग्जेक्टिव स्किल को पॉलिश करते हैं, एंड स्ट्रेस टॉलरेंस सेल्फ केयर सिखाती है आपको. अगर आप अपना सेल्फ केयर करते हैं तो आपका स्ट्रेस टॉलरेंस इंक्रीज होता है. यानी आप अपनी नींद का, खाने का ख्याल रखते हैं, अपनी वॉक एंड एक्सरसाइज का ख्याल. ये ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो हम सबको करना लाजमी है, दवाई समझ के करना चाहिए हमें. कि अपनी नींद का 8 घंटे का ख्याल रखें, अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखें, अच्छे मील लें, बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, जिसमें कुछ गोश्त भी हो, सब्जियां भी हों, प्रोटीन्स भी हों, जितने भी मिनरल्स हैं वो आप ले रहे हैं. और उसके अलावा फिर आप कोई डेली एक्टिविटी रखें, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो जिसमें आप वॉक कर रहे हैं, डेडिकेटेड 30 मिनट्स वॉक एटलीस्ट करनी चाहिए. मतलब बॉडी लिमिट्स को एक्सपैंड करने का कोई ना कोई एक्टिविटी 30 मिनट्स का आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए. सो स्ट्रेस टॉलरेंस अगर हम इम्प्रूव करते हैं, पॉलिश करते हैं अपनी एग्जेक्टिव स्किल को, तो वो भी आपके अंदर रेजिलियंस को इम्प्रूव करती है, आपको रेजिलिएंट बनाती है इनफैक्ट. इसके अलावा गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस, जैसे भी हालात हों, अगर आप गोल अचीवर हैं तो डेफिनेटली वो आपको रेजिलिएंट बनाएगा. परसेवरेंस होनी चाहिए. हाँ, हमने डटे रहना, सस्टेन रखना चाहिए अपने आप को, आप मुस्तकिल होना चाहिए आपका. और इस तरह के पर्सपेक्टिव जो हैं वो तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन मेटाकॉग्निशन के ज़रिए आपको मिलेंगे कि मुझे लाइफ के हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखना है. सो इस तरह की ये जो 4-5 एग्जेक्टिव स्किल्स हमने डिस्कस की हैं, जिसमें स्ट्रेस टॉलरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मेटाकॉग्निशन है, गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस है और इमोशनल कंट्रोल है. इसके अलावा भी और भी बहुत सारी, लेकिन ख़ास करके ये रेजिलियंस आपको रेजिलिएंट बनाती है आपको, अगर आप इन एग्जेक्टिव स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू करते हैं. इसके साथ साथ अपने नज़रियात पर ज़रूर फोकस किया करें, अपने बिलीव्स पर ज़रूर फोकस किया करें. क्या ऐसे बिलीव्स आप रखते हैं जो लाइफ में आपको आगे बढ़ाते हैं, या ऐसे बिलीव्स आप रखते हैं जो लाइफ को मुश्किल बना देते हैं. सो ये सारी चीज़ें करने से हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस के बारे में ऐसे नज़रियात रखने की बजाय कि कोई ऐसी ज़िंदगी हो जिसमें कोई स्ट्रेस हो ही ना, हम एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ते हैं कि लाइफ जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में लेकर आते, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि उसको बेहतरीन वे में सॉल्व करूँगा और आगे बढ़ूँगा. बिल्कुल. हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया है, व्यूअर्स से इजाज़त लेते हैं जी. तो रेजिलिएंट कैसे बनना है हमने इस पे बात की, एग्जेक्टिव स्किल आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं उस पे बात की. इस रेफरेंस में हमने पास, सराउंडिंग, जीन्स, काफ़ी सारे हिस्सों को टच किया और कोशिश की है कि आपको आसानी से जो है प्रिसाइज नॉलेज दे सकें. आई होप कि आपको हेल्प हुई होगी. लाइफ विल नॉक यू डाउन, बट आपने आगे बढ़ना है, आपने खड़े होना है और थ्राइव करना है. तो हमारे साथ रहिएगा. अगले हफ्ते दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी, एग्जेक्टिव स्किल शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे और मिस्टर माइला को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.